बुज़ुर्गों में सबसे ज़्यादा डिमेंशिया की प्रॉब्लम देखी जाती है और 60 प्लस होते होते वो डिमेंशिया की तरफ बढ़ने लग जाते हैं। ऐसे में वो क्या क्योर की बात बताइए मुझे कि ये क्या क्योर है? मान लीजिए हो ही गया किसी को डिमेंशिया या फैमिली हिस्ट्री है, तो वो क्योर कैसे करें? वो किस सब उम्र के साथ सजग हो जाना चाहिए कि भाई जैसे कैंसर के लिए कहते हैं कि 35 इयर्स अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है, तो 35 इयर्स या 30 इयर्स में आप अपना चेकअप कराना शुरू कर दीजिए। क्या डिमेंशिया के लिए भी ऐसा कुछ है कि भई आप अपने आप को या तो चीज़ें याद रखें या कोई दवा ऐसी है या कोई एक्सरसाइज ऐसी है जो करनी चाहिए? सबसे पहले तो ये है कि आपको जैसे मेमोरी डेफिसिट लगना शुरू हो गया। हालांकि मेमोरी सिर्फ मेमोरी ही डिमेंशिया नहीं है, मेमोरी प्रिजर्व होने के बाद भी डिमेंशिया हो सकता है। सो मेमोरी इज़ वन ऑफ द कंपोनेंट। तो डिमेंशिया बेसिकली होता है आपका कोग्निशन का डिक्लाइन, कोग्निटिव डिक्लाइन। कोग्निशन का मतलब होता है ब्रेन के फंक्शंस। ब्रेन के फंक्शन में मेमोरी एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है, उसके अलावा लैंग्वेज एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है, उसके अलावा जो वर्ड फॉर्मेशन है, उसके अलावा जैसे हम कह लें कि प्रोसेसिंग स्पीड, प्रोसेसिंग स्पीड जैसे मतलब मैं आपसे कोई बात कर रहा हूँ और आपका ब्रेन उसको प्रोसेस कर पा रहा है, वो डिक्लाइन तो नहीं हो रहा है। एग्जीक्यूटिव फंक्शंस हैं ब्रेन के, असर्शन, रीजनिंग, कोई चीज़ अगर ये ऐसा हुआ था तो वैसा होगा, इस तरह का माइंड का फंक्शन होना। फिर डेप्थ परसेप्शन। अब डेप्थ परसेप्शन में जैसे मैंने गिलास है, यहाँ पे टेबल पड़ा है, मैंने गिलास टेबल पे रख दिया, तो मुझे डेप्थ परसेप्शन पता है कि भाई उतनी देर टेबल है, मैंने वहाँ पे रख दिया। डिमेंशिया में हो सकता है कि सिर्फ वो उसकी पता नहीं चला कितनी दूरी है, मैं उससे पहले ही गिलास रख दूंगा, मुझे लगेगा टेबल यहीं है। तो ये भी एक डिमेंशिया का पार्ट है। सो इसमें से अब हो सकता है किसी को मेमोरी की प्रॉब्लम नहीं हो, लेकिन उसको वर्ड नहीं मिलते, कॉमन कॉमन वर्ड नहीं मिलते। जैसे आपने ये आवारा पागल दीवाना मूवी देखी होगी, उसमें सुनील शेट्टी का बड़ा फेमस सा है कि वो, अरे वो क्या कहते हैं, वो जो ऊपर उड़ता है जिसमें लोग जाते हैं, क्या कहते हैं उसको, एरोप्लेन है वर्ड, लेकिन वो ऐसे ही पूछता रहता सबसे। तो जब इस तरह के कॉमन वर्ड्स आपको नहीं मिल रहे, इसका मतलब आपका डिमेंशिया डेवलप होना शुरू हो गया है कॉमन वर्ड्स लैंग्वेज में, वर्ड फॉर्मेशन में। फिर मेमोरी में आपने कोई चीज़ यहाँ से वहाँ रख दी, भूल गए, चांसेस हैं। लेकिन अगर आप कहीं गए हैं वहाँ जाके यू आर फीलिंग लॉस्ट कि मैं कहाँ आ गया, कौन सा रास्ता ले लिया, तो इसका मतलब आपका डिमेंशिया जो है वो डेवलप होना शुरू हो गया। किसी भी तरह का अगर आपको मेमोरी से रिलेटेड, वर्ड से रिलेटेड, एग्जीक्यूटिव फंक्शन से रिलेटेड, ऐसा भी हो सकता है कि आपको कोई प्रॉब्लम ही ना लगे। मोस्ट ऑफ द केसेस में पर्सन को खुद को कोई प्रॉब्लम नहीं लगती, फैमिली मेम्बर्स आके बताते हैं कि जी हम इनको कहते रहते हैं जी ये कर लीजिए वो कर लीजिए, सुनते नहीं है, कल वहाँ पे चले गए थे, हम लोग इनको लेके आए, क्योंकि जब किसी को याद नहीं रह रहा तो उसे तो ये भी याद नहीं रहेगा कि मुझे कोई प्रॉब्लम है, तो फैमिली मेम्बर्स आके बताते हैं। तो जब एक बार इस तरह से हुआ है तो पहली चीज़ तो ये आप अपना असेसमेंट कराइए। असेसमेंट आजकल बहुत ईजीली हम लोग वहाँ पे करते हैं, विद इन 5 मिनट्स में असेसमेंट करके बता सकता हूँ कि मेमोरी का या फिर डिमेंशिया, कोग्निटिव डिक्लाइन है कि नहीं है। और एक बार कोग्निटिव डिक्लाइन का पता लग जाए, सबसे ज़्यादा कॉमन रीजंस जो डिमेंशिया के हैं, सबसे कॉमन एल्जाइमर्स डिसीज़ है। एल्जाइमर्स जेनेटिकली रिलेटेड है। एल्जाइमर्स का बेसिकली मतलब न्यूरॉन्स की डीजनरेशन होता है, ब्रेन के न्यूरॉन्स, जो हमारे ब्रेन के न्यूरॉन हैं उनकी डीजनरेशन, मतलब उनकी डेथ होनी शुरू हो जाती है, तो उस वजह से होता है। उसके अलावा अभी जो बहुत ज़्यादा राइजिंग है बिकॉज ऑफ दिस क्रॉनिक डिसीजेज, वो वेस्कुलर डिमेंशिया है। वेस्कुलर डिमेंशिया मतलब ये है कि स्ट्रोक आ गया, छोटे छोटे स्ट्रोक आते जा रहे हैं ब्रेन में, तो उतना छोटा छोटा हिस्सा ब्रेन का जो है वो काम करना बंद हो रहा है, तो इस तरह से करते करते फिर वो बहुत ज़्यादा बंद हो जाता है। पार्किंसंस डिसीज़ एक बहुत इंपॉर्टेंट है जो डिमेंशिया करता है। तो ये जो और उसके अलावा फिर फ्रंटो टेम्पोरल डिमेंशिया है। फ्रंटो टेम्पोरल में आपका सबसे पहले बिहेवियरल डिस्टर्बेंसेस आती हैं। अब बिहेवियरल, जैसे मेरे पास एक पेशेंट आया, अच्छा खासा एग्जीक्यूटिव क्लास पेशेंट है, मेरे पास आया, मुझे बाहर घूम रहा है, मैंने ऊपर एडमिट किया और वो बाहर घूम रहा है। और मैंने पूछा उनसे, मैंने कहा कि आप यहाँ घूम रहे हैं, तो कहते आई एम गोइंग टू माई ऑफिस। मैं कहा आपका ऑफिस कहाँ है? कहते यहीं है, चलिए मेरे साथ चलिए, मैं भी आपको लेके जाता हूँ। तो अदरवाइज़ बिल्कुल ठीक पेशेंट, बट बिहेवियरल डिस्टर्बेंस है। तो जब बिहेवियरल डिस्टर्बेंस है तो हमें डाउट हो जाता है कि फ्रंटो टेम्पोरल का इन्वॉल्वमेंट हो तो सकता क्या है। ऐसे लोग बिना बात के गालियाँ भी देते हैं? हाँ, बिहेवियर में गालियाँ भी, बिहेवियर में उनका जब ऑल्टर्ड बिहेवियर है तो दे कैन डू एनीथिंग। मतलब ऑल्टर्ड बिहेवियर बेसिकली सीवियर केसेस ऑफ डिमेंशिया में आता है,
लेकिन अगर फ्रंटो टेम्पोरल डिमेंशिया हो तो अर्ली भी आ सकता है। लेकिन सीवियर केसेस ऑफ डिमेंशिया में फिर उनको गालियाँ देना, जैसे एक हमारा पेशेंट है, एक वो 98 ईयर्स की है माता जी। अब उनकी फैमिली, उनकी बेटियां 70-75 ईयर्स की हैं, उनके पोते और पड़पोते बहुत जनरेशन है, लेकिन वो माता जी अब जो है बहुत, एक तो खाना खाती हैं, पूरा डिमेंशिया एंड बिहेवियरल डिस्टर्बेंस है, तो पूरा दिन रात खाना मांगती रहती हैं, दिन रात चिल्लाती रहती हैं, गालियाँ देती हैं, कोई खाना नहीं देता तो खुद जो है घिसड़ घिसड़ के जो किचन तक चली जाती हैं। तो मैंने फिर उसका ट्रीटमेंट किया उनका, एंड नाउ शी इज़ गुड। तो इसमें होता क्या है, इम्पॉर्टेंट फैक्टर के पहले तो असेसमेंट करना ज़रूरी है। असेसमेंट करके हम लोग इसमें 3 कैटेगरीज हैं। जहाँ तो ये नॉर्मल है, नॉर्मल मतलब कि आपको डिमेंशिया नहीं है, लेकिन अटेंशन का कम होना या थोड़ा बहुत इस तरह से होना होता, तो उसके लिए हम लोग अटेंशन को कैसे बेटर करना है उसके हम लोग तरीके बताते हैं कि कोग्निटिव एक्सरसाइजेस कैसे करनी है, उसके बारे में बताते हैं। कोग्निटिव एक्सरसाइजेज में बेसिकली आपने जैसे पहले तो ये जो गेम्स आती हैं, जो ब्रेन चैलेंजिंग गेम्स हैं, सुडोको हो गया, क्रॉसवर्ड हो गया, स्पेलाथॉन हो गया, तो पढ़े लिखे लोगों के वर्ड लिए, फॉर्मेशन हो गया। गाँव वाली और वो महिलाएं जो हाँ 70s 80s में चली यस हैं, यस। वो तो नहीं खेलेंगी। तो वो फिर उनको फिर हम लोग कहते हैं कि जी आप कोई लैंग्वेज याद करिए, जैसे श्लोक पढ़ना, जैसे संस्कृत को याद करना शुरू कीजिए, श्लोक को आप गीता ले लीजिए, रामचरितमानस ले लीजिए, कोई भी एक आप जो अपने टेक्स्ट हैं, रिलीजियस टेक्स्ट हैं, उनको याद कीजिए। उस बेसिकली आपने अपने ब्रेन को चैलेंज करना है, उससे वो एक्टिविटी करानी है जो आपने अभी तक उससे नहीं कराई है। अब अगर कोई पढ़ा लिखा है, जैसे इवन अगर हिंदी तो मोस्टली सब लोग पढ़ ही लेते हैं, तो अटेंशन को बेटर करने के लिए मैं उनको ये चीज़ सिखाता हूँ कि आप जैसे हिंदी का एक चैप्टर ले लिया आपने, आप कोई एक अल्फ़ाबेट अपना माइंड में रख लीजिए, जैसे कि का हो गया, का। तो जब आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे, मान लीजिए कि आप गीता का सार ही पढ़ रहे हैं, कुछ मतलब कि एक श्लोक का सार पढ़ रहे हैं, जहाँ जहाँ का आएगा वहाँ वहाँ आप उसे अंडरलाइन करते जाइए। एक लाइन में मान लीजिए 4 बार का आया है, तो 4 बार का को अंडरलाइन करना है। ऐसे करके पूरा का पूरा वो टेक्स्ट पढ़ना है, 2 पेज का। और जब वो टेक्स्ट पूरा पढ़ लिया है, उसके बाद फिर उसकी एक समरी अपने वर्ड्स में कि ये किस बारे में बात हो रही, वो आपने लिखना है। अब इसमें क्या होगा, जब एक पेशेंट का अंडरलाइन करेगा तो उसका अटेंशन बेटर होगा, क्योंकि उसे पता है, पूरा फोकस उसका उसी चीज़ में होगा, क्योंकि उसे पता है मुझे का को मिस नहीं करना। दूसरा, वो उसको ध्यान से पढ़ेगा क्योंकि उसे पता है मुझे समरी बनानी है, तो उसकी मेमोरी बेटर होगी, और जब वो समरी बनाएगा तो उसका रिकॉल बेटर होगा। तो ये जो 70s में या 80s में जिनको ये प्रॉब्लम प्रॉब्लम ये है, क्या वो इस तरह की एक्सरसाइजेस करेंगे तो उनके बेटरमेंट बेटर होता है। तो ये लेकिन वही है कि आपका जहाँ तो नॉर्मल है, जस्ट अटेंशन की प्रॉब्लम है, जहाँ फिर दूसरी कैटेगरी होती है जिसे हम कहते हैं माइल्ड कोग्निटिव इम्पेयरमेंट। माइल्ड कोग्निटिव इम्पेयरमेंट वो है कि जो अभी पूरा डिमेंशिया भी नहीं हुआ, लेकिन वो नॉर्मल भी नहीं है, वो बीच में चल रहा है, कहीं थोड़ा बहुत कोग्निटिव डिक्लाइन है, अपना काम काज करते जा रहे हैं। और इसका बेसिकली डेफिनेशन ही ये है कि आपका कोग्निटिव डिक्लाइन है, लेकिन आपका काम चल रहा है, आप अपनी डे टू डे लाइफ जो है मेंटेन कर पा रहे हैं, परेशान हैं लेकिन लाइफ मेंटेन कर पा रहे हैं, तो मतलब माइल्ड है। एक बार जब आपकी लाइफ के साथ इंटरफेरेंस होने लगती है, आपकी मेमोरी की, आपकी लैंग्वेज की, तो इसका मतलब वो सीवियर फॉर्म में चला गया। तो ये जो माइल्डर केसेस होते हैं, ये इस तरह की कोग्निटिव एक्सरसाइजेस से बहुत ज़्यादा गेन करते हैं, क्योंकि हमने इतने सारे, बिकॉज पहली इंपॉर्टेंट फैक्टर ये होता है कि ये चीज़ें रिवर्सिबल हैं। तो वो हमने देखा है, मेरे पास तो हमने ऑलमोस्ट, मेरे को लगता है 200 के आसपास मैंने पेशेंट्स ऐसे देख लिए होंगे जिनको हमने कोग्निटिव रिहैबिलिटेशन दी है, एंड दे हैव रिकवर्ड मतलब कि उनका जो बहुत ज़्यादा क्वालिटी ऑफ लाइफ हैम्पर्ड थी, नाउ इट बिकेम बेटर। तो वो होती है। एंड जो आपका मेन चीज़ था कि फिर ट्रीटमेंट कैसे करनी है, तो ट्रीटमेंट में पहली चीज़ तो कोग्निटिव रिहैबिलिटेशन तो हमने करा दी। फिर उसके बाद हम फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि ये डिमेंशिया के पीछे रीज़न क्या है। अगर तो एल्जाइमर है, तो एल्जाइमर्स में एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर जो होते हैं, एसिटाइल कोलिन एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है, उसका इशू होता है, तो उसके लेवल को ब्रेन में बेटर करने की कोशिश करते हैं अलॉन्ग विद कोग्निटिव रिहैबिलिटेशन, ताकि उनका कोग्निशन बेटर हो। दूसरा, फिर जैसे पार्किंसंस की वजह से, तो पार्किंसंस में डोपामिन की प्रॉब्लम होती है, तो डोपामिन के लेवल को बेटर करके फिर उसके बाद कोग्निटिव रिहैबिलिटेशन करते हैं।
अगर डिप्रेशन एंजाइटी की वजह से है तो सेरोटोनिन न्यूरोट्रांसमीटर्स की प्रॉब्लम होती है, उसके लेवल को बेटर करते हैं विद मेडिसिन और फिर उसको मैनेज करने की कोशिश करते हैं। अगर वैस्कुलर डिमेंशिया है तो उसमें तो सिर्फ कोग्निटिव रिहैबिलिटेशन से भी काफ़ी बेनिफिट हो जाते हैं। तो मतलब ये एक बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम है, अम्ब्रेला है, जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो वो जैसे असेसमेंट करते हैं उसमें जो प्रॉब्लम होती है उस हिसाब से मैनेजमेंट करते हैं।